वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी के 7th फेज होने वाले एग्ज़ाम जो है उसके लिए यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ प्रश्न लाए गए हैं। ये सारे प्रश्न जो आपके पहले हुए 6 फेजों के आधार पर सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके 7th फेज में जो एग्ज़ाम है उसमें जो है आपको फ़ायदा मिल सके, क्योंकि जो आपको जो पहले पूछे गए 6 फेज में उसी आधार पर जो आपके 7th फेज में पूछने की संभावना अधिक बनती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि बी ए की तुलना में 2 गुना कुशल है और ए और बी दोनों एक साथ काम पूरा करने में लगने वाला कुल समय 22 दिन है। अकेले कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि बी द्वारा टाइम पूछा जा रहा है कि उस काम को करने में कितना समय लगेगा जब अकेला बी कार्य करेगा। तो आपको मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर यानी कि कुल कार्य बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, या फिर समय बराबर यानी कि टाइम बराबर आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी होता है। यानी कि समय बराबर कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये आप दोनों हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे कि कुल कार्य यानी कि ए और बी मिलकर जब काम करते हैं तो कितना काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया गया है कि बी ए की तुलना में 2 गुना कुशल है। यानी कि बी जो है ए से 2 गुना कुशल है। यानी कि ए जो है अगर 1 यूनिट काम करता है तो उतने ही समय में बी कितना काम कर लेता है, 2 यूनिट काम कर लेता है। यानी कि बी की इफिशियंसी जो है ए से क्या है, दुगनी है। तो ये क्या हो गया, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता हो गई। तो अभी बताया गया कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो दोनों मिलकर कार्य को करने में कितना समय लेते हैं, तो 22 दिन लेते हैं। कितना दिन लेते हैं, 22 दिन लेते हैं। 22 दिन लेते, लेकिन दोनों मिलकर कितने की कार्य क्षमता से काम करेंगे, तो बी 2 की कार्य क्षमता से काम कर रहा है, ए 1 की कार्य क्षमता से काम कर रहा है। यानी कि दोनों मिलाकर 3 की कार्य क्षमता से काम करेंगे। तो यहाँ पर समय को जब उनकी कार्य क्षमता से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकल जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, बी का समय यानी कि बी का टाइम निकालना है। तो बी टाइम निकालने के लिए क्या किया जाता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो कुल कार्य तो आपका हो गया 22 × 3, लेकिन हमें बी का समय निकालना है तो टोटल वर्क ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता। तो बी का समय निकालना है तो बी का कार्य क्षमता कितना है, तो 2 है। तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बी का समय यानी कि बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो यहाँ पर 2 से 22 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 11 बार में। 11 तिया आपका कितना हो जाता है, 33। यानी कि बी जो है अकेले उस काम को कितना दिनों में करेंगे, 33 दिन यानी कि 33 डेज में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन ए बराबर 1/2 यानी कि आधा है, कॉस बी बराबर 1/2 है यानी कि कॉस बी बराबर भी आधा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर हाफ दिया हुआ है, तो हाफ जो है साइन में किसका मान होता है, साइन हाफ मान होता है। साइन 30 डिग्री का किसका होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ होता है। यानी कि बेस क्या है, सेम है। यानी कि इधर भी साइन है तो इधर भी साइन है। तो ए का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गया कि ए बराबर कितनी डिग्री है, तो 30 डिग्री है। फिर यहाँ पर उसी तरीके से कॉस बी बराबर हाफ है। यानी कि कॉस में कितने का मान हाफ आता है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 यानी कि हाफ होता है। तो बेस क्या है, सेम है। बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि बी बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो ए बराबर कितना है, 30 डिग्री, बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। दोनों का पूछा जा रहा है योग। तो 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 यानी कि 90 डिग्री होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी एक फर्म में क्रमशः 1.5 लाख और 1 लाख निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष के बाद लाभ
24,000 रुपये है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या निकालेंगे कि ए और बी ने किस अनुपात में किसी में जो है धन की राशि निवेश की है। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि ए जो है कितना जो है निवेश करता है किसी में, तो किसी व्यवसाय में मान लीजिए 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख निवेश करता है, और बी जो है कितना निवेश करता है 1 लाख निवेश करता है। दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है यानी कि अनुपात निकालना है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हल करेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा निवेश का, 3:2। तो ये जो लाभ टोटल है वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, जिस अनुपात में उसका निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट था। तो जी किस अनुपात में इन्वेस्ट था, ए का 3 यूनिट था, बी का 2 यूनिट टोटल इन्वेस्टमेंट था। तो टोटल यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट एक तरीके से यानी कि लाभ जो है अनुपात के हिसाब से लाभ कितना हो जाएगा, तो 3 2 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 यूनिट होगा। और इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 24,000 रुपया टोटल लाभ दिया गया है। हल करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 5 चौक 20, 4 बचा तो 25 8 40, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना, 4800। तो पूछा क्या जा रहा है कि ए का हिस्सा, उस लाभ में से ए का हिस्सा क्या होगा। तो अगर 1 यूनिट बराबर 4800 है तो बी बराबर कितने यूनिट है टोटल, तो टोटल 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 4800 है तो हमें क्या निकालना है, 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो क्या निकल जाएगा, ए का प्रॉफिट यानी कि ए का लाभ निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 0 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14 होगा, यानी कि ए को कुल मिलाकर कितने का लाभ होता है, तो 14,400 रुपये का लाभ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 80 लीटर शुद्ध दूध में 8 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि कितना जो है परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि टोटल जो है कितने लीटर दूध है, तो 80 लीटर दूध है, उनमें से कितना दूध को जो है पानी से बदल दिया जाता है, यानी कि 8 लीटर को क्या किया जाता है, दूध की जगह पानी मिला दिया जाता है। यानी कि कितना भाग जो है, कितना जो है बचा हुआ जो है, कितना भाग जो है पानी मिलाता है, तो 1/10। 8 से काटेंगे तो 80 को कितना बार में चला जाएगा, 1/10, यानी कि कुल दूध में से 1/10 उससे दूध निकालता है और उतना क्या करता है, पानी मिला देता है। यानी कि बचा हुआ दूध कितना है, तो बचा हुआ दूध यहाँ पर से हो जाएगा 10 लीटर टोटल मिश्रण था, उसमें से 1 लीटर क्या करता है, पानी मिला देता है। यानी कि 1 लीटर 10 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट दूध निकाल लेता है और उसके जगह क्या मिला देता है, पानी मिला देता है। तो बचा हुआ दूध कितना है, तो 10 यूनिट में से 1 यूनिट पानी मिला दिया उसमें से निकाल कर दूध, तो बचा दूध कितना हो गया, 9 यूनिट। यानी कि 10 यूनिट टोटल दूध था, उसमें से पानी में बदल कर दूध कितना बच गया, 9 यूनिट बच गया। यानी कि 10 यूनिट पहले था, अब कितना बन गया, 9 यूनिट। तो ये तो पहले बार, ये प्रक्रिया एक बार करने पर ही ऐसा हुआ। 2 बार हमें करना है तो दूसरे बार में भी कितना होगा, दूसरे बार में भी दूध की मात्रा 10 यूनिट होगी और जो है उसमें पानी से परिवर्तन कर दूध की मात्रा क्या बना दी जाएगी, 9 यूनिट बना दी जाएगी। तो इधर अगर गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले वाले दूध का अनुपात में वैल्यू आएगा, और इधर गुना करेंगे तो बाद वाले, यानी कि 2 बार प्रक्रिया दोहराने के बाद दूध जो बचा हुआ है उसका यूनिट में यहाँ पर वैल्यू आएगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 100 अनुपात 9 9 81 हो गया। यानी कि यहाँ पर से पता चल जाता है कि पहले दूध कितना था, 100 यूनिट था, पानी में 2 बार ये प्रक्रिया जो है किया गया तो दूध अब कितना बचा, 81 यूनिट बचा। तो पूछा जा रहा है आपसे क्या कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो बचा हुआ अब दूध कितना है, तो 81 यूनिट, और पहले कितना दूध था, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट में से अब 81 यूनिट ही दूध बचा, यानी कि बचा हुआ जो दूध था उसको क्या किया, पानी में परिवर्तित कर दिया। यानी कि 100 में से 81 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो यहाँ पर से क्या पता चलता है कि अब मिल्क जो है कितने यूनिट है, 81 यूनिट, और वाटर यानी कि पानी कितने यूनिट है, 19 यूनिट है। तो ये आपका 2 बार प्रक्रिया दोहराने के बाद दूध और पानी का अनुपात इतना आएगा, कितना आएगा, 81:19 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्वेटर को
750 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 25% का लाभ अर्जित करता है। तो 30% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे जो है किस मूल्य में बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, 100% होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में हमेशा 100% होता है। तो क्या बोला गया कि पहले जो है 100% का सामान को पहले जो है 25% के लाभ में बेचा गया, यानी कि 100% का सामान 25% लाभ, यानी कि कितने में बेचा गया, 125% में बेचा गया। और 125% का वैल्यू कितना है, तो 750 रुपये। कितना है, 750 रुपये है, 750 रुपये। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 750/125 होगा। कितना होगा, 750/125 होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर उस वस्तु को 30% का लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो 100% का सामान है, उसे कितने में बेचना चाह रहा है, 30% का लाभ में, यानी कि कितना में बेचना पड़ेगा उसे, 130% में बेचना होगा। 100% प्लस 30% यानी कि 130% में बेचना होगा। तो 1% का वैल्यू 750/125 है। तो 130% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 130 कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से आपका 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा, 26 बार में। यहाँ पर 25 25 125 यानी कि 25 बार में चला जाएगा। 25 से 750 काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 30 बार में चला जाएगा। और 26 दिया कितना होता है, 78, 78 पे 1 शून्य, यानी कि उस वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, 30% का लाभ कमाने के लिए 780 रुपये में बेचा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है। यदि दुकानदार वस्तु को 10% की छूट पर बेचता है लेकिन फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो 4000 रुपये है वो क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर हमेशा सबसे पहले क्या किया जाता है, छूट दिया जाता है। कितने का छूट यहाँ पर दिया जा रहा है, 10% का छूट दिया जा रहा है। तो किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य खुद में 100% होता है। 100% का सामान पर 10% का छूट दे रहा है, यानी कि उसे बेच कितने में रहा है, 90% में बेच रहा है। कितने परसेंट में बेच रहा है, 90% में बेच रहा है। तो यहाँ तक हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी निकलेगा। लेकिन हमें सीपी यानी कि क्रय मूल्य चाहिए। तो यहाँ पर से बोला गया है कि उसे बेचने पर कितने का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, यानी कि ये क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है कितने परसेंट में बेचा जा रहा है, 100% का कोई क्रय मूल्य 20% का लाभ पर, यानी कि उसे 120% में बेचा जा रहा है। तो अब हल करेंगे यहाँ पर से तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। परसेंट से परसेंट तो चला ही जाएगा, 90 और 120 को काटेंगे तो इधर 3 बार में, 30 से काटेंगे तो 30 या 90, 30 चौक 120 होगा। 4 से 4000 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 1000 बार में। और 1000 इंटू 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, यानी कि उस वस्तु का सीपी 3000 रुपये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई 3x + 10 मीटर है और कमरे की चौड़ाई 2x + 5 मीटर है। तो कमरे की चारों दीवारी का क्षेत्रफल 60x + 180 मीटर स्क्वायर है। तो कमरे की ऊंचाई क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कमरे का 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछे तो किसी कमरे के 4 दीवारी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना क्या होता है, गुना होता है उसके ऊंचाई का। तो ये आप हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ × हाइट होता है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 3x + 2x कितना हो जाएगा, 5x, प्लस
10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इधर आपका क्या हो गया, यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया, टोटल ये हो गया इनटू ऊंचाई, यानी कि हमें हाइट निकालना है तो उसे यस से डिनोट कर देंगे। तो इधर आपका क्या हो गया, टोटल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल हो गया। और कुल क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 60x प्लस 180 मीटर स्क्वायर दिया गया है। दोनों तरफ टोटल क्षेत्रफल है चार दीवारी का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करेंगे तो यहाँ पर 60 में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 60 में यहाँ पर हम लोग 12 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं। 12 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5x प्लस कितना आ जाएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। बराबर इधर आपका क्या था, इधर आपका था 2 इंटू 5x प्लस 15 इंटू एच था। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5x प्लस 15। 5x प्लस 15 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से 12 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। यानी कि एच बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 6 मीटर यानी कि 6 मीटर आएगा उस कमरे की ऊंचाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 पे पावर x माइनस 1 है प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 है इक्वल टू 320 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है 2 पे पावर x माइनस 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर माइनस 1, यानी कि 2 पे पावर माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 पे पावर यानी कि 1/2 होगा। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर माइनस 1। तो 2 पे पावर माइनस 1 को इस तरीके से लिखा जाता है 1/2। जैसे कि कोई भी संख्या रहे, जैसे कि मान लीजिए a पे पावर माइनस 1 है तो हम लोग इसे 1/a लिखते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, 1/2 लिखा, प्लस 2 पे पावर x है तो इसे भी तोड़ सकते हैं, 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर 1 है, प्लस 1 है, यानी कि यहाँ पर सॉरी प्लस नहीं होगा, इंटू होगा यहाँ पर। तो 2 पे पावर x इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बराबर कितना है, 320 है। कितना है, 320। 2 पे पावर x क्या कर सकते हैं, दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पे पावर x कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 1/2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 320 होगा। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 पे पावर x एलसीएम ले लेंगे तो 2 दूनी 4 1 5/2 बराबर 320 होगा। हल करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 36 5 चौक 20। 2 पे पावर x हो जाएगा, 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128। और 128 को जब तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी कि 2 पे पावर 7 बार में टूटेगा। तो बेस यहाँ पर क्या है, सेम है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि विभिन्न मूल्य वाले दूध की किस्मों को 2:3 यानी कि 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। पहली किस्म के दूध का मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर है, जबकि दूसरे किस्म के दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है। तो मिश्रण का औसत मूल्य यानी कि एवरेज आपका जो है मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यूनिट के हिसाब से 10 रुपये में एक तरीके से कितने लीटर, यहाँ पर यूनिट की जगह मान लेते कि लीटर है, रेशियो में क्या है, लीटर है। तो यहाँ पर जो है 10 रुपये में मान लेते कि 2 लीटर खरीदा गया। 10 रुपये वाले दूध को 2 लीटर खरीदा गया, तो टोटल मूल्य कितने रुपये का खरीदा गया, तो 10 दूनी 20 रुपये का दूध खरीदा गया, जो कि 10 रुपये प्रति लीटर दाम था। और 15 रुपये प्रति लीटर वाले कितना लीटर खरीदा गया, 3 लीटर खरीदा गया। तो कितना मूल्य का खरीदा गया, तो 15 तिया 45 मूल्य का खरीदा गया। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मूल्य निकल जाएगा जो कि पूरा मिलाकर दूध को खरीदा गया। और भाग दे देंगे किससे, उसके टोटल दूध के लीटर से भाग दे देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज मूल्य निकल जाएगा। तो टोटल जो है दूध कितना लीटर था, तो 3 2 5 लीटर था, तो 5 से भाग करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा, यहाँ पर 45 और 20 कितना हो जाएगा, 65/5 कितना आ जाएगा आपका, 5 से 65 को काटेंगे तो 13 बार में चला जाएगा। यानी कि कुल जो है दूध मिलाकर औसतन जो है दूध का मूल्य कितना था, तो 13 रुपये प्रति लीटर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 गोलाकार गेंद यानी कि स्फीयर जैसा गेंद है,
को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई जाती है, तो बड़ी गोलाकार गेंद की त्रिज्या क्या होगी। तो जब किसी वस्तु का कोई आकार है और कोई अन्य आकार में बदला जा रहा है, या फिर किसी वस्तु को मिलाकर एक अन्य वस्तु उसी आकार का बनाया जा रहा है, तो हमेशा जिस आधार पर वस्तु को बदला जाता है वो किस पर बदला जाता है, वो हमेशा उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन पर बदला जाता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि गोलाकार यानी कि स्फीयर का आयतन का फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमें पता है कि दोनों क्या है, गोलाकार गेंद पहले भी थी और गोलाकार गेंद बाद में भी बनाना, यानी कि दोनों में 4/3 क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, यानी कि हमें इसे कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका अंतर पड़ेगा वो उसके त्रिज्या के हिसाब से ही उसका अंतर पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सभी जो पहले वाली गोला थी उनका जो है क्या निकालेंगे, त्रिज्या का क्यूब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या का क्यूब निकालेंगे। तो क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब तो 3 तिया 9 तिया 27, 4 का क्यूब तो 4 चौक 16 चौक 64, 5 का क्यूब यानी कि 5 पच्चीस 25 25 125 होता है। हल करेंगे तो 5 4 9 7 16, हाथ में 1, 12 6 18, 18 2 20 है, 1 21 हो जाएगा, यानी कि 216। यहाँ पर क्या आ गया, सभी गोलों की त्रिज्या का क्यूब आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें बड़े वाले गोला की यानी कि गोलाकार गेंद की त्रिज्या चाहिए। तो सभी का इसका जो टोटल योग आया उसका क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। तो बड़े वाले गोली की क्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी। तो 216 किसका क्यूब रूट होता है, तो 6 का क्यूब रूट होता है। किसका क्यूब रूट होता है, 6 का। 6 छक 36 छक 216 होता है। यानी कि यहाँ पर से पता चल गया कि बड़े जो गोला है यानी कि जो गोलाकार गेंद है उसकी त्रिज्या कितनी है, तो 6 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।